वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में आर्थिक सुधार व नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीक कर चुके हैं। अब हम ले रहे हैं इसका पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम ले रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि संरचनात्मक सुधार। भारत में आर्थिक सुधारों के विभिन्न कदम एक के बाद उठाए गए हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और आगे भी काफ़ी समय तक जारी रहेगी। विभिन्न जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले लेते हैं विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सुधार और नीतिगत परिवर्तन। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये का 18% अवमूल्यन 2 बार में किया गया ताकि निर्यातों को बढ़ाया जा सके। फिर 93-94 में व्यापार खाते में रुपये की एकीकृत विनिमय दर प्रणाली लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा का रुपये में विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति के आधार पर होना शुरू हो गया था। इससे निर्यातों में वृद्धि हुई और हवाला बाजार में विदेशी विनिमय पर प्रीमियम की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। 94-95 यानी 1994-95 के केंद्रीय बजट में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली को चालू खाते में भी लागू किया गया। इससे शिक्षा, दवा व यात्रा के क्षेत्र में प्रतिबंध कम हो गए थे। 1993-94 में रुपए की विनिमय दर बहुत कुछ स्थिर रही थी, बल्कि इस अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए की विनिमय दर को बढ़ने से रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत में विदेशी व्यापार को काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया गया। आयातों और निर्यातों पर प्रतिबंध कम कर दिए गए। आयात शुल्कों को काफ़ी कम किया गया ताकि विश्व बाजार में भारत की प्रतियोगितात्मक शक्ति को बढ़ाया जा सके और हमारे आयात शुल्क अन्य देशों के आयात शुल्कों की तुलना में कम रहें, यानी कि ज़्यादा न रहें। इस प्रकार विदेशी व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए गए। कई प्रकार की वस्तुओं के आयातों को OGL यानी कि ओपन जनरल लाइसेंस के दायरे में लाया गया ताकि उनका आयात करके औद्योगिक विकास किया जा सके और देश की अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पूंजीगत माल के आयात पर भी आयात शुल्क घटाया गया ताकि इनके माध्यम से देश में औद्योगिकीकरण की जो वृद्धि है उसको बढ़ाया जा सके और औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो सके। अब हम लेते हैं औद्योगिक पुनर्रचना या औद्योगिक सुधार। इस संबंध में कई कदम उठाए गए ताकि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया जा सके, औद्योगिक माल की क्वालिटी में सुधार हो सके, औद्योगिक पदार्थों के निर्यातों को बढ़ाया जा सके और औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि की जा सके। इसके अंतर्गत जो नीतिगत परिवर्तन किए गए उनमें उद्योगों को लाइसेंस लेने से काफ़ी सीमा तक मुक्त किया गया। 1997-98 में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत उद्योगों की संख्या 14 से घटाकर 9 कर दी गई और उसके बाद 1998-99 में 4 और उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने के बाद इसे 5 तक सीमित कर दिया गया। इसके अलावा
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को 17 से घटाकर 4 कर दिया गया। इनमें सुरक्षा पदार्थ, आणविक ऊर्जा, रेल परिवहन तथा आणविक ऊर्जा आदेश 1953 की अनुसूची में वर्णित खनिज शामिल किए गए। इससे निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के अवसर बढ़ गए और अब सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया था। नेक्स्ट, एमआरटीपी कंपनी के लिए परिसंपत्ति की सीमा हटा दी गई, जिससे कंपनी को विकास का अधिक अवसर देना संभव हो सका। अगला बिंदु, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 35 उद्योगों में 51% तक इक्विटी रखने की स्वचालित स्वीकृति ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रदान की गई, जिसे 1996-97 में बढ़ाकर 48 उद्योगों पर लागू कर दिया गया। विदेशी निजी निवेश यानी कि एफडीआई को बीमा, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, बैंकिंग, खुदरा व्यापार, निर्माण आदि क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास किया गया। अगला परिवर्तन किया गया सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में कि इनकी इकाइयों के शेयर बेचने की व्यवस्था यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ किया गया, ताकि उस राशि का उपयोग ज़्यादा लाभकारी दिशाओं में किया जा सके। आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग पुराने कर्जों को चुकाने में भी कुछ सीमा तक किया जा सकता है। इसके बाद जो इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र की लगातार घाटे में चल रही थी, उन इकाइयों में बहिर्गमन नीति यानी कि एग्जिट पॉलिसी को लागू करने पर बल दिया गया। इसके लिए अतिरिक्त श्रमिकों को कम करना आवश्यक समझा गया। श्रमिकों के पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की कोशिश की गई ताकि उन्हें अन्य कार्यों में लगाया जा सके। ऐच्छिक सेवानिवृत्ति और छंटनी के कार्यक्रम भी अपनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष यानी कि नेशनल रिन्यूअल फंड NRF की सहायता ली जा सकती है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या को कम करने पर बल दिया गया। हालांकि ये काम काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इसमें मजदूर संघों का सहयोग वांछित माना जाता है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र जिसमें सुधार किए गए वह था राजकोषीय सुधार। इसमें भारतीय कर प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कर की दरें कम की जाती हैं ताकि करदाताओं की संख्या ज़्यादा हो और सरकार को राजस्व अधिक प्राप्त हो सके। साथ ही कर के जो ब्रैकेट्स हैं उनको भी कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से कर का आधार चौड़ा किया जाता है। भविष्य में परोक्ष कर प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वस्तु और सेवा कर यानी कि GST लगाने की बात की गई ताकि परोक्ष कर प्रणाली सरल हो सके और इसके द्वारा स्फीतिकारी प्रभाव को भी कम किया जा। इसके अलावा देश के कई राज्यों में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया था। बाद में यह अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में भी लागू कर दिया गया। पिछले वर्षों में करों के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए गए हैं, जिन्हें केंद्र के वार्षिक बजटों में भी जारी रखा गया है। फिर भारत सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता डायरेक्ट टैक्स कोड DTC लागू करने का प्रयास कर रही है, जो आयकर अधिनियम 1964 का स्थान लेगा। इसके बाद नेक्स्ट सुधार हम लेते हैं वित्तीय तथा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। भारत में वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार लागू किए गए हैं और इस संबंध में सुधार के जो सुझाव थे वो पहले नरसिंघम
कमेटी ने 1991 में प्रस्तुत किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यकता अनुसार अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए हैं। 6 जून 2018 को रेपो रेट 6.25%, रिवर्स रेपो रेट 6.0%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि बैंक रेट होती है 6.5%, और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम तरल कोषानुपात कहते हैं वह 4%, और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात 20% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल 2016 को घोषित नीति में बैंकों की तरलता की स्थिति को आसान बनाने का प्रयास किया है, और उसने व्यापारिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी उधार की दरों को कम करने का प्रयास करें ताकि देश में निवेश में वृद्धि हो सके, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। 7 अगस्त 2019 को घोषित तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 में रेपो रेट में 0.35% की गिरावट करके इसे 5.4% किया गया है। रिवर्स रेपो रेट 5.15% पर आ गई है। मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ से एकोमोडेटिव ही रखा गया है, जिसका आशय है कि आगे रेट बढ़ाना नहीं होगा और रेट घटाने की ही जो है वो संभावना है। अब मौद्रिक नीति में परिवर्तन ग्रोथ रेट को बढ़ाने की दृष्टि से ही किया गया है। सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का भी भरसक प्रयास किया है और कर भी रही है। बैंकों में कंप्यूटरीकरण को अपनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नए आर्थिक सुधारों के अनुरूप निजी क्षेत्र में बैंकों को खोलने की इजाज़त भी दी जा रही है, और आशा है कि इन सुधारों से बैंकिंग प्रणाली अधिक आधुनिक और अधिक कार्यकुशल हो सकेगी और साथ ही भावी चुनौतियों का सामना भी कर सकेगी। सरकार आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में कृषिगत क्षेत्र में भी कई प्रकार के सुधार लागू करना चाहती है ताकि कृषिगत उत्पादन में बड़े कृषिगत पदार्थों की निर्यात बढ़ सके, कृषि में पूंजी निर्माण और निवेश को प्रोत्साहन मिले, कृषिगत विकास में प्रादेशिक असंतुलन को दूर किया जा सके, फार्म सब्सिडी और समर्थन मूल्यों के संबंध में भी नीति निर्धारित की जा सके ताकि कृषिगत क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में उचित भूमिका निभा सके। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।